Hello guys, good morning. How are you? I hope you all are very well. Myself Smita Bhatt. I am taking Sanskrit from class 6 to 10 due to coronavirus. Currently our state Gujarat is locked down. We all have to stay safe in our home. That's why school and college all are closed. Our study should not be disturbed, so we will study online. So let's start study now. तो चलिए गाइड्स हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्ण परिचय। गाइड्स मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हो, मेरे कोई भी वीडियो देखो, आपको लास्ट तक पूरा देखना है, ताकि लास्ट में मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हमें कौन सा टॉपिक लेना है। और जब वीडियो स्टार्ट होता है तब मैं आपको ये दिखाऊंगी या बताऊंगी कि पहले लास्ट में हमने क्या पढ़ा था, ताकि जो भी स्टूडेंट इन्हें वीडियो देखना रह गया है वो अगले वीडियो की लिंक देखकर वहाँ पढ़ सके। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें स्टार्ट करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संस्कृत भाषा की परिभाषा क्या है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है। संस्कृत की लिपि देवनागरी लिपि है। संस्कृत में टोटल लेटर 46 है। उसके दो प्रकार पढ़ते हैं, स्वर एंड व्यंजन, और तीसरा और भी है जिसको बोलते हैं स्वर के अंदर ही है, वो है आयोगवाद। और हमने ये जाना था कि स्वर जो 12 होते हैं और 13वां जो स्वर है वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। वैसे तो 13 की 13 स्वर 13 स्वर वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, पर ये जो 12 स्वर है वो अब किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, वो अपने आप बोले जाते हैं, उसको किसी लेटर की ज़रूरत होती नहीं है। पर ये जो स्वर है वो व्यंजन के पीछे लगते हैं। इसमें मैंने ये आपको ये दिखाया था कि यहाँ रू और लू है, उसकी मात्रा नहीं होती है, वो ज़्यादा करके किसी के पीछे लगते नहीं हैं। जब इनका कोई यूज़ होता है तो वो स्वतंत्र अलग से ही वो यूज़ होते हैं, उसकी मात्रा यूज़ की जाती नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, यानी कि दूसरा प्रकार व्यंजनानी। आज का हमारा टॉपिक है व्यंजनानी, कॉन्सोनेंट्स। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। जैसे स्वरों की सहायता से ये व्यंजन हमेशा बिना स्वर के कभी नहीं बोला जाता, हमेशा बोलने के लिए इनके स्वर की ज़रूरत पड़ती ही है। इसके पीछे स्वर लगता है तभी ही हम प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। संस्कृत में उसको उच्चारण बोलते हैं। हम संस्कृत का उच्चारण तब करेंगे जब हमें इसके पीछे स्वर का ज्ञान होगा। हम व्यंजनानी स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहलाते हैं। ये हम यहाँ देखेंगे कि कैसे स्वरों की सहायता होती है। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है क वर्ग, तो क ख ग घ अंग। फिर लिखा है च वर्ग, च छ ज झ ञ। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग, त थ द ध न। प वर्ग, प फ ब भ म। इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे रेड बॉक्स बनाया हुआ है और यहाँ लिखा है स्पर्शा, स्पर्शा म्यूट। इसका मतलब ये है कि ये जो 25 यानी कि 25 लेटर है 33 में से, उसको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि वो जब मुंह से निकलते हैं तो मुंह के जो अंदर का जो पार्ट है वहाँ अलग अलग जगहों से छू कर आते। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले हम यहाँ का पढ़ लेते हैं कि ये कैसे वर्ग में कैसे करा है। ये 33 लेटर को ये 25 अलग क्यों करा है, ये अंतस्था, सेमी वोवेल्स एंड उष्मा वो क्यों लिखा है, वो हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो ये स्टैंडिंग लाइन है 1 2 3 4 5,
तो क का जो मूलाक्षर जो संस्कृत में होता है वह क से स्टार्ट होके ह तक आता है। उसमें शुरुआत के जो 25 लेटर्स है उसको 5-5 स्लीपिंग लाइन में 5 लिखना है और स्टैंडिंग लाइन 5 की बनानी है। 5 इज़ अ फाइन 25 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ हमने क से स्टार्ट किया तो क 2 ख 3 ग 4 ग 5 अंग। स्लीपिंग लाइन का फर्स्ट लेटर क तो क वर्ग और लास्ट लेटर अंग ये अनुनासिक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्टैंडिंग लाइन है फर्स्ट लेटर वो है वर्ग, इसको वर्ग में ले लेते हैं। और फिफ्थ स्टैंडिंग लाइन है यानी कि लास्ट स्टैंडिंग लाइन है उसको लेते हैं हम अनुनासिक। तो यहाँ क ख ग ग अंग क वर्ग स्टार्टिंग का है। च छ ज ज अ तो च फर्स्ट है च वर्ग। ट ठ ड ढ ण तो ट वर्ग। त थ द ध न त से शुरू करके त वर्ग। प फ ब भ म सबसे पहला प है तो प वर्ग। स्लीपिंग लाइन का जो पहला लेटर है और उसको बनाते हैं वर्ग। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, उसको स्पर्शा व्यंजन बनते हैं। इसके बाद जो बाकी रहा अंतस्थ यानी कि सेमी वोवेल। आपको मैंने आगे बताया कि व्यंजन हमेशा बिना मतलब कि स्वर के बिना नहीं बोल पाते। तो ये जो य र ल वो है वो भी तो स्वर के बिना नहीं बोले जाएंगे, पर ये जो है इसमें थोड़ा सा सेमी स्वर मतलब थोड़ा स्वर उसमें जॉइंट होता है। श श श ह उष्मा वो एकदम अंदर से बोला जाता है उष्मा। श श श ह तो सीधे ही पेट से आता है और अपनी जैसे उष्मा यानी जे मुंह से जो हवा निकलती है उसकी तरह बनते हैं, तो इसको बोले उष्मास व्यंजन। जैसे उष्मा स्वर आते हैं ऐसे उष्मा व्यंजन है। अब यहाँ हमने इतना सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि रू और लू का प्रयोग हम खास करके करते नहीं। अतः इन दोनों को रू रू लू को छोड़कर जो बाकी के स्वर बचे हैं वो यहाँ पे जो 10 स्वर लिखे हैं और 2 आयोग वहाँ आएंगे वो बाद में बताऊंगी। ये समझ के हम 12 स्वर का यूज़ करते हैं। ये 12 स्वर हम ये व्यंजन के पीछे लगाते हैं तब जाके हम व्यंजन बोल पाते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ क, तो इसके पीछे मैंने बोला अ, यहाँ लिखा है नहीं क्योंकि है ही नहीं, स्वर है नहीं, व्यंजन के पीछे स्वर नहीं है इसीलिए ये लिखा है ऐसा। पर आपको पूरा दिखता है, ये तो आपने पूरा ही लिखा है टीचर, है ना। तो देखो यहाँ पे क ख ग घ अंग सारे व्यंजन के नीचे आपको एक तिरछी लाइन दिखती है, उसको संस्कृत में बोलते हैं हलंत। और जब ये लेटर के नीचे अक्षर के नीचे तिरछी लाइन बनती है तो उसको बोलते हैं खोड़ा अक्षर। खोड़ा अक्षर, खोड़ा अक्षर हलंत, ये जो चिन्ह है वो हलंत का है और जब हलंत लगता है तो अक्षर खोड़ा होता है। दैट मीन्स खोड़ा अक्षर का मतलब ये होता है कि उसमें स्वर नहीं है, आधा अधूरा है। और प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? हम बोलते हैं क ख ग, तो इसके पीछे अ बोलते हैं तो हम अ स्वर बोलते हैं। पर जब हमें स्वर नहीं बोलना और इसको प्रोनाउंसिएशन करना है विदाउट स्वर वाले को, तो ऐसे बोलेंगे उठा के क ख ग ग अंग च छ ज ज अ ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह। अगर आपको ये बोलना नहीं आता ना तो आपको एक टिप्स देती हूँ कि हम जब योग करते हैं और कपालभाति करते हैं तो पेट को अंदर से लेकर जैसे सांस निकालते हैं ना उसी तरह का हमें जो हमारा टमी है उसको अंदर लेते वक्त बोलना है और उठा के बोलना है जैसे फटाक से, तो हमें ये विदाउट स्वर कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है वो पता चल जाएगा।
इसके बाद यहाँ आपको दिखता है तीसरा आयोगवा। ये आयोगवा ये स्वर का ही एक प्रकार है। तो आयोगवा यानी ये जो दूसरे लास्ट में दिखे नहीं है वहाँ पे अम और अहम आता है। तो अम 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 वो है अनुस्वार और अहम वो है विसर्ग। ये यहाँ पे आप देखिए कि किसी भी लेटर के ऊपर एक डॉट आता है उसे बोलते हैं अनुस्वार। ये दिखा। और किसी शब्द के पीछे दो डॉट आएंगे उसको बोलेंगे विसर्ग। तो हम गुजराती हिंदी में 12 अक्षरी बोलते हैं तो हम बोलते हैं अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम अह। तो अम यानी अनुस्वार और अह यानी विसर्ग। ये दोनों को अलग से, इनके दोनों के चिन्हों को अलग से प्रकट करा है। यहाँ पे डॉट जैसा है और यहाँ पे डबल डॉट है। उस वो आयोगवाह कहलाते हैं क्योंकि यह न तो स्वर है, ये न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, केवल चिन्ह है। इसका कोई सिर्फ चिन्ह है किसी लेटर के, तो वो कहाँ आता है? तो देखो अनुस्वार। अंशु, तो अ के ऊपर डॉट है वो अनुस्वार है और शु के पीछे डबल डॉट है वो है विसर्ग। दिनांक, नौ के ऊपर है अनुस्वार। क के पीछे दो डॉट लगाए है वो है विसर्ग। अंजलि, अ के ऊपर है वो अनुस्वार, ली के बाद है वो विसर्ग। शंभु, स के ऊपर जो है वो अनुस्वार और ये है इसके पीछे दो डॉट लगे हैं वो है विसर्ग। अब देखो विसर्ग। देव, देवः लिखा आपको। गौतमः, प्रातः, अतः, रामः इत्यादि। मैंने यहाँ ह बोला, आपको दिखता है कहीं ह लिखा है? नहीं लिखा, फिर भी मैं ह बोल रही हूँ। तो ये जो देव के पीछे दो डॉट लगा है उसको आप समझते हो विसर्ग, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ह। पर हर बार ह नहीं होता। देव अ स्वर है तो विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन ह होगा। पर अगर रामा आ है तो रामा हा। कवि है ई है तो कवि ही। तो विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन वो हर एक लेटर में बोले जाने स्वर के अंतर्गत होता है। ये आपकी समझ में आ गया। इन वर्णों के अतिरिक्त वर्णमाला में कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कुछ प्रमुख संयुक्त व्यंजन निम्न है। संस्कृत भाषा में 46 लेटर है, इसमें से 33 व्यंजन जो है वो व्यंजन है। उसको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए स्वर चाहिए होता है। पर बहुत से ऐसे भी व्यंजन हैं जो स्वर तो चाहिए ही होता है प्रोनाउंसिएशन के लिए, पर वो खुद अपने आप नहीं बने होते। उनको बनाने के लिए यानी कि अपने वजूद के लिए दो और व्यंजन के मेल से बने हैं। जैसे ये श, हम बोलते हैं श, त्र, ज्ञ, श, ध, द। तो यहाँ क्ष है वो क, खोड़ा क और खोड़ा स से बना है क्ष। इस तरह से त और र को मिलाकर बनता है त्र। ज्ञ और अय, ज और अय को मिला के बनता है ज्ञ। श्र, स मिंडा वाला स और र को मिलाकर बनता है श्र। द्य, द और य, द्य, 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 द और द, द्य आदि। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 और भी 2 लेटर जो होते हैं वो अभी यहाँ पे नहीं दिखाया, मैं आपको बाद नेक्स्ट वीडियो में ये 2 भी आपको बताऊंगी। तो ये टोटल 8 लेटर ऐसे हैं जो संयुक्त व्यंजन यानी कि जॉइंट कॉन्सोनेंट्स, जोड़े हुए 2 व्यंजनों से बना तीसरे व्यंजन को बोलते हैं संयुक्त कॉन्सोनेंट्स, संयुक्त व्यंजन, जॉइंट कॉन्सोनेंट्स।
मैंने आपको बताया है कि इसके आगे और भी 2 है जो आप अभी इस पाठ में हमें नहीं लेना है, मैं नेक्स्ट में बताऊंगी आपको ये। अब यहाँ पे हम देखते हैं मात्राएं। जो मात्राएं जो स्वर होता है वो स्वर सबके पीछे ऐसे ही पूरा नहीं लग जाता, पर उसकी मात्राएं लगती है। तो ये मात्राएं वर्णों के मेल से शब्द बनते, जो 2 वर्ण यानी लेटर के मेल से शब्द बनते हैं। इसके लिए हमें स्वर और व्यंजन, ये स्वर और व्यंजन को मिलाना होता है। स्वर व्यंजनों पर सदा मात्रा के रूप में लगाए जाते हैं। स्वर जो है वो व्यंजनों के पीछे या व्यंजनों के आगे, मतलब के ऊपर मात्रा के रूप में ही लगाया जाता है। किंतु जब व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है तो उनमें हलंत का चिन्ह, ये चिन्ह स्लैंटिंग का चिन्ह लगा दिया जाता है। मैंने आगे बताया था कि स्वर हमेशा व्यंजन के पीछे लगते हैं, व्यंजन स्वर के बिना कुछ नहीं होते। एक बार हम बोल पाते हैं, पर जब लिखने को आता है तो हमें जो लेटर है उसको कटकटा करके यानी कि स्लैंटिंग करके लिखना होता है, तिरछी, उसको बोलते हैं हलंत। तो हर एक लेटर दे यहाँ पे देखो, हम 12 स्वरों के साथ व्यंजन को जोड़ के यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है कि त। ये त के नीचे यहाँ पे दिखता है आपको, ये स्लैंटिंग है, ये इसलिए त अधूरा है, खोड़ा है, हलंत है। इसमें अ लगा तो त, ये सारे त, तो इसमें आ लगा तो ता, छोटी ई लगी तो ये छोटी ई ती, बड़ी ती, छोटा ऊ तू, बड़ा ओ तू, रू तो त्रु, रू त्रु, ए लगा तो ते, आई लगा तो तई, ओ लगा तो औ लगा तो तौ, अम लगा तो तम, अह लगा तो तह। तो इस करके सारे 33 लेटर्स में ऐसे स्वर लगा के हमें 12 अक्षरी बनानी होती है। गुजराती, हिंदी और संस्कृत में सेम 12 अक्षरी इसी तरह से बनी जाती है। लू एक स्वतंत्र स्वर है, इसकी मात्रा नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप में ही प्राप्त होता है। जब भी हम करते हैं लू का अलग से प्रयोग करते हैं। अब ने लिखा हलंत। हलंत को भी आयोगवाह की तरह चिन्ह से ही प्रकट किया जाता है और केवल व्यंजनों पर ही लगाया जाता है। यह व्यंजनों के नीचे तिरछी स्लैंटिंग रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसे क, प, त, च, ज, ह आदि। तो मित्रों, मैंने बताया कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर में से कौन से स्वर स्वतंत्र है जो इसकी मात्रा नहीं है। उसके आगे हमने बताया कि ऐसे जो 2 चीज़ है जो स्वर भी नहीं होती है, व्यंजन भी नहीं होती है, सिर्फ इसकी मात्रा होती है, उसको आयोगवाह कहते हैं। इसी तरह से व्यंजन में भी कोई मात्रा होती नहीं है। हलंत की जो मात्रा है वो अलग से नहीं लगती, वो लेटर के नीचे लगती है। अनुस्वार को कोई भी स्वर या व्यंजन के ऊपर लगता है, यानी कि मूढ़ाक्षर के ऊपर लगता है, वो है अनुस्वार। सब मूढ़ाक्षर के पीछे लगता है, लेटर के पीछे लगता है, वो है विसर्ग। और लेटर के नीचे स्लैंटिंग जैसा तिरछी रेखा है, वो है हलंत। तो गाइस, आज हमने वर्ण परिचय यहाँ पूरा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आपको आगे वाला वीडियो और ये वीडियो आपको फिर से देख लेना है ध्यान से, ताकि जब हम ये एक्सरसाइज करें नेक्स्ट पीरियड में, तब तक आपको इसके आंसर अपने आप आ जाए। ओके, तो तब तक आपको ये वीडियो बार बार देखकर याद करना है और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम करेंगे अभ्यास और आपको ये सॉल्व करना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।